सिख खालिस्तान की मांग क्यों करते हैं? 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और इंडिया पाकिस्तान बने तो नेहरू और पटेल ने सिखों को एक सेपरेट सिख होमलैंड बनाने की जगह हिंदुस्तान के साथ आने को कहा और सिखों को एक ऑटोनॉमस स्टेट देने का वादा किया, पर ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ। उल्टा हिंदुस्तानी संविधान में सिखों को हिंदुओं का ही एक अंग लिखा गया, जबकि सिखिज्म के फाउंडर श्री गुरु नानक साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में साफ लिखा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। 47 में पंजाब को बांटा गया। पंजाब ने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी माइग्रेशन देखी। लाखों सिखों की मौत हुई, हजारों माँ बहनों के रेप हुए। फिर 1955 में गोल्डन टेम्पल पर अटैक। 1947 से 1966 तक लगातार पंजाब स्टेट के लिए संघर्ष, शहीदियां दी। फिर 1966 में पंजाब स्टेट मिली भी तो उसमें से हरियाणा हिमाचल अलग कर दिए गए। फिर पंजाब के गांव को उजाड़ कर बना चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जून 1984 में फिर गोल्डन टेम्पल पर टैंकों से अटैक हुआ। नवंबर 1984 में हजारों सिखों को पूरे इंडिया में जगह जगह कत्ल किया गया। 65 से ज्यादा गुरुद्वारों पर तब फिर से अटैक हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की बार बार बेअदबी की गई। 1984 से 2000 तक छोटे से लेकर बड़े तक लाखों सिखों को इंडियन एजेंसीज और पुलिस ने मिलकर कत्ल किया। मास लेवल पर पूरी सिख कौम का जेनोसाइड हुआ। लगातार सिखों के खिलाफ खड़े होते सेक्ट्स और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले लोगों जैसे निरंकारी, राम रहीम जैसे बलात्कारी और अब फेक पास्टर्स, इन सब को गवर्नमेंट ने लगातार प्रोटेक्ट किया, सिक्योरिटीज दी। बलात्कारी राम रहीम को अभी भी बार बार पैरोल दी जाती है और बेअदबी के दोषियों को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ कानूनी तौर पर अपनी सजाएं पूरी भी कर चुके सिखों को इल्लीगली हिंदुस्तान ने अपनी जेलों में रखा हुआ है। शुरू से ही पंजाब के एकमात्र रिसोर्स वाटर को लगातार लूटने की कोशिश की गई। आज भी जब पंजाब के किसानों को पानी की जरूरत होती है तो उनको पानी नहीं मिलता। वो पानी रेपेरियन लॉ के विरुद्ध दूसरी स्टेट्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब का फार्मर लगातार ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है और अब एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते पंजाब के पास बस 15 साल का ग्राउंड वाटर बचा है। दूसरी तरफ जब बारिश की वजह से हिमाचल की नहरों में पानी ओवर होता है तो पंजाब की तरफ उसे छोड़कर यहाँ फ्लड्स लाए जाते हैं और दूसरी स्टेट्स की नहरें बंद कर दी जाती हैं, जो आज की तारीख में हो रहा है और पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है, जबकि पिछले 20 दिनों से पंजाब में बारिश नहीं हुई। पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज को लगातार दबाया जाता है। सेंटर की तरफ से हिंदी थोपी जाती है। पंजाब में नौकरियां गैर पंजाबियों को दी जाती हैं। साजिश के तहत पंजाब में नशा बिकवाया जाता है। पिछले 20 सालों में लाखों सिख नौजवान नशे से मर गए और आज भी कई 100 नौजवान हर महीने नशे से मर रहे हैं। हर रोज शरेआम नशा तस्करों की वीडियोस आती हैं, पर गवर्नमेंट उनको तो कुछ नहीं कहती, पर उल्टा जो अपने दम पर नशा रुकवाने की कोशिश करता है और सिखों को सिक्खी से जोड़ने की बात करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। पंजाब के डेमोग्राफिक साजिश के तहत बदले जा रहे हैं। हर साल लाखों सिख पंजाब छोड़कर मजबूरी में दूसरे देशों में जा रहे हैं। सिखों की पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है और पंजाब में यूपी, बिहार और दूसरे इंडियन स्टेट्स के लोगों की माइग्रेशन हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको जमीन दी जा रही है, घर बनवा कर दिए जा रहे हैं और उनके आधार कार्ड्स बनवाए जा रहे हैं। पंजाब को इकोनॉमिक तौर पर वीक करने और इसकी पावर को कम करने की हर कोशिश की जाती रही है। किसी टाइम भारत की सेकंड रिचेस्ट स्टेट पंजाब आज टॉप 10 में भी नहीं है। 1960s और 70s में आर्थिक लालच देकर पंजाब की फार्मिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर खतरनाक केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए और फसली चक्र को तबाह करके धान को इंट्रोड्यूस किया गया। यहीं से शुरुआत हुई पंजाब की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के खत्म होने, पंजाब के पानियों के जहरीले होने, फसली चक्र के तबाह होने और मालवा रीजन में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के फैलने की। आज मालवा रीजन को पंजाब की कैंसर बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सरकारी नीतियों से पंजाब का ग्राउंड वाटर आज इतना जहरीला हो चुका है कि वो पीने लायक नहीं रहा और जो बचा खुचा पंजाब की नहरों का पानी था उसे दूसरी स्टेट्स को देने के लिए SYL जैसी नहरें बना दी गई हैं। फिर 2020 में पंजाब की जमीनों को छीनकर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में देने के लिए भारत सरकार ने न्यू फार्म्स बिल लागू किए, जिनको रद्द करवाने के लिए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर 2 साल तक बैठे रहे। इस दौरान करीब 800 किसान मारे गए। दुनिया के सारे सिख अकाल तख्त के हुक्म के अनुसार चलते हैं। इसी अकाल तख्त को 1984 में इंडिया ने टैंकों के साथ गिराया था। अकाल तख्त की तरफ से डिक्लेयर्ड सिख शहीदों को 1947 में बना हिंदुस्तानी संविधान टेररिस्ट मानता है। समय समय पर सिखों के 5
तख्तों और सिख गुरुद्वारों को मैनेज करने वाली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इंडिया द्वारा इंटरफेयर और फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें होती रही हैं। जो भी सिख राइट्स या सफरिंग्स की बात करता है उसे इंडिया में UAPA या NSA जैसे कानून लगाकर जेल में डाल दिया जाता है या फिर सीधा मरवा दिया जाता है। पिछले 2 सालों में इंडियन एजेंसीज ने सिख सॉवरेनिटी की खुलेआम बात करने वाले बड़े नाम सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू, हरदीप निज्जर, परमजीत सिंह पंजवाड़ और अवतार सिंह खंडा जैसे सिख एक्टिविस्ट को मार दिया है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया का सिखों के साथ हमेशा ऐसा रवैया क्यों रहा है। दरअसल सिक्खी की फाउंडेशन ही ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है। सभी 10 सिख गुरुज ने हिंदू वर्ण सिस्टम और बाकी सारी हिंदू कुरीतियों और अंधविश्वासों को खुलेआम चैलेंज किया था और नया धर्म सिखिज्म चलाया था। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया के सामने सिख ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि सिख एक वॉरियर कौम है। वो मर जाते हैं पर कभी झुकते नहीं। सो हिंदुस्तान ने हमेशा सिखों के खिलाफ एसिमिलेशन यानी कि उनको हिंदू साबित करना या फिर नहीं तो एलिमिनेशन यानी कि खत्म कर देना, ये 2 नीतियां अपनाई हैं। इंडिया को आजाद करवाने में 90% कुर्बानियां देने वाले और इंडियन फौज में आज भी मेजर रोल प्ले करने वाले सिखों ने इंडिया में आज तक ये सब सहा है। लगातार कंटिन्यूअस जेनोसाइड्स फेस किए हैं और आज भी कर रहे हैं। सो अगली बार अगर आप किसी सिख को अपनी सफरिंग्स, अपने राइट्स और सिख सॉवरेनिटी की बात करते हुए देखो तो इंडियन नैरेटिव में अंधे होकर उस पर सीधा एंटी नेशनल का ठप्पा मत लगा देना। एक बार उससे बात करना, उसकी सफरिंग्स को समझना, खुद से उनके बारे में रिसर्च करना और उसका साथ देना।